हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हाँ जी, तो एक विद्यार्थी पूछे लैपटॉप में चैट कहां से ऑफ करूं भाई, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। मोबाइल का पता है, मोबाइल पे हमको जहां पे टच कर दोगे हम साइड में बैठ जाएंगे और अपने आप जो है वो आपके लिए सब सही हो जाएगा। मेघना बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से तुम निकालो, है ना। आइए आइए साथियों, आज के सेशन के अंदर चर्चा करते हैं क्या खास बात हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आज का हमारा टाइटल है एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने मतलब प्लान कुछ इस प्रकार से किया, जो हमारी कंटेंट टीम है उससे डिस्कशन हुआ, उसके साथ काम करिए। पहले आप लोग अच्छे से इनको अभी अंतरिक्ष से उतार के लाए हैं, अंतरिक्ष से उतार के लाए हैं, तो अंतरिक्ष से इनको पहले वायुमंडल पर लाइए और वायुमंडल पर ला करके फिर इन्हें धरती पर लाइएगा, फिर धरती से जो है धरती की गहराइयों में, फिर ज्वालामुखियों में और फिर वॉल्केनोज में घुमाते हुए ले जाइएगा, है ना। तो भाई ऐसी बात है, तो हम लोग आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। आपके सामने आज का हमारा विषय है आपके एटमॉस्फेयर की। क्या है एटमॉस्फेयर, आइए जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एटमॉस्फेयर के बारे में जो सिंपल सी कहावत है या कहानी जिसको हम कहते हैं कि जो भी हमारे चारों तरफ है वो वायुमंडल है, जो भी हमारे तरफ है चारों तरफ वो वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में ये जो कंपोजिशन आपको दिख रहा है, ये हम सबको याद रहना चाहिए यदि हम एग्जाम के प्रति सीरियस हैं। बहुत बार इन परसेंटेजेस को पूछ करके भी सवाल बनाया गया है जो आपके एग्जाम से हैं उनमें, कि नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, आर्गन कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना, ये सारी परसेंटेज परीक्षा में पूछी गई, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी ये तय और सुनिश्चित कर लें कि ये परसेंटेज आपको याद रहेंगी। कुल 7% जो चीजें हैं उनमें से 78% नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन 20.94% है। ये नंबर भले ही मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इनका महत्व जरूर समझना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसके लिए दुनिया परेशान है, वो है CO2, और उसका प्रतिशत 1% से काफी कम है, काफी कम है, अर्थात 0.03%। आप अंदाजा लगाइए, जहां ऑक्सीजन लगभग 21% है मेरे प्यारे साथियों, वहां कार्बन डाइऑक्साइड इतनी कम मात्रा में है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा के अंदर उपस्थित है। ये सारी बातें वायुमंडल की हैं, यानी कि अर्थ क्रस्ट से ऊपर की बातें हो रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं वहां पर हम लोग सामान्यतया वायुमंडल का वर्गीकरण, अब ये वो चीज है साथियों जो आप में से अधिकांश विद्यार्थियों ने मल्टीपल टाइम पढ़ी होगी। ट्रोपोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, मीसोस्फीयर क्या है, थर्मोस्फीयर क्या है, एक्सोस्फीयर। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर मैं ये ना पढ़ाऊं तो फिर हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ छोड़ दिया है ना। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये सब चीजें पढ़ाना भी जरूरी है। तो हम आपके सामने ये सारी बातें एज ए कंटेंट शेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा समझाने की बात है वो है ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर का बदलना। और इसमें से जो आपके लिए अननोन चीज है वो है कर्मन रेखा का होना। ये कर्मन रेखा क्या है, आइए दो चार चीजें जो आपको दिख रही हैं उन पर चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, MP के सीधी में बहुत बड़ा बस हादसा हुआ है, इसमें 45 लोगों की मौत हो गई, प्लीज उसके लिए 1 मिनट के लिए प्रार्थना करवा दीजिए। विकास जायसवाल, बिल्कुल हम सभी दिल से उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, और हम सभी इस चीज से आपने बताया उससे पहले भी आहत हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी इस पीड़ा को दिल से फील कर रहे हैं। लेकिन ये कार्य हम अपनी इस क्लास में अपने कुछ रीति रिवाज और कस्टम्स के कारण नहीं कर पाएंगे। दिल से मैं मतलब आपके सेशन में आने से पहले ही उनके प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुका हूँ। मतलब बहुत कृतज्ञ हूँ इस घटना को सुनकर कि हाँ, मतलब हमारे देश में जाने जो है वो सड़क हादसों में, जहां आज सुबह ही उसकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि भारत में 1% व्हीकल है और 11% सड़क हादसे होते हैं, उनमें से इसी प्रकार के हादसे प्रमुख हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश में हर दिन बड़ी संख्या में हादसे होते हैं, उन सबके प्रति हमें मतलब दिन भर में थोड़ी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जिससे कि शायद हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। आइए, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, हमने क्या कहा, जहां पर ट्रोपोस्फीयर जिसे कहा गया है। हाँ जी, कर्मन रेखा क्या है, पहले तो इस शब्द के बारे में व्याख्या कर दूं। कर्मन रेखा एक वो लाइन बनाई गई साथियों जिसके ऊपर अंतरिक्ष कंसीडर किया गया, क्योंकि बचपन में अगर आप लोगों ने कभी अंतरिक्ष की व्याख्या सुनी हो, अंतरिक्ष की व्याख्या का अर्थ हुआ कि भाई अंतरिक्ष क्या है, तो अंतरिक्ष की व्याख्या में हमने सुना कि भाई जो अपने ऊपर दिखे वो सब, आकाश की जो ऊपर पर्यायवाची याद करते थे, व्योम, आकाश, ये सब हमारे वो थे। व्योम हुआ, आकाश हुआ, अंतरिक्ष हुआ, ये पर्यायवाची हुआ करते थे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, कर्मन लाइन क्या है, हमारे ऊपर 200 किलोमीटर से ऊपर हमने अंतरिक्ष की व्याख्या करी इंटरनेशनल कंसीडरेशन के बाद, कि जहां पृथ्वी की सतह है वहां से 200 किलोमीटर ऊपर, और पृथ्वी की सतह में भी हमने समुद्र तल लिया, 200 किलोमीटर ऊपर से ऊपर हम क्या मानेंगे, हम अंतरिक्ष मानेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपकी बात से मैं सहमत हूं और सभी के साथ में संवेदनाएं हैं, इसलिए मैं उन विद्यार्थियों से भी निवेदन करूंगा जिन्होंने इस क्लास के दौरान ये मैसेज भेजा। विद्यार्थियों से निवेदन है, कृपया करके क्लास में इस प्रकार के मैसेज ना भेजें। क्यों ना भेजें, इसके लिए ये नहीं है कि मैं आपकी संवेदनाओं से मतलब वास्ता नहीं रखता, इससे पढ़ने का पूरा मन जो है वो उद्विग्न हो जाता है ना। मतलब पढ़ाई, क्योंकि जीवन जो है ना वो इसी जन्म और मृत्यु के बीच में ही कहीं है। हम जब पैदा हुए और हम खत्म जब होंगे, इसी के बीच का क्रम जो है वो जीवन है, और वो जीवन निरंतर चलता रहेगा। अगर ये घटना हुई है इसके बावजूद भी जीवन था और रहेगा, और इससे पहले भी था और रहेगा। आप जिस कर्म को कर रहे हैं इसे बेहतरी से करें, ये आपका जीवन है ना। तो इसको आप अच्छे से समझें, और कृपया करके किसी की मरने की सूचना, किसी के पैदा होने की सूचना, किसी के जन्मदिन की सूचना कृपया करके चैट बॉक्स में ना दिया करें, क्योंकि हमारा यहाँ इकट्ठा होना एक विशेष उद्देश्य के लिए है, जिसके लिए आप सबने अपनी जेब से भुगतान किया है। उस उद्देश्य की पूर्ति करिए, वो भी आपके जीवन का दायित्व है। अगर आप वो भी सही से कर ले जाते हैं तो ये तय मानिएगा कि आपने सही मायने में अपने राष्ट्रवासियों को
अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त कर दी हैं। आप अपने कर्म को अच्छे से कर ले गए तो भी वो आपका राष्ट्र कार्य में, राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण कार्य कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो प्लीज फोकस करें आप पढ़ाई पर, और पढ़ाई के अलावा कोई भी इर्द गिर्द बातें ना करें। आइए, तो कर्मण रेखा के बारे में हमने एक जनरल आपके सामने चर्चा कर दी, ठीक है ना। हाँ जी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कर्मण रेखा के साथ साथ एक, जब हम अंतरिक्ष की व्याख्या कर रहे होते हैं या अपने चारों तरफ के वायुमंडल की व्याख्या कर रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज जो हम लोगों को समझ में आनी चाहिए वो है मेरे प्यारे साथियों, अपनी पृथ्वी का हीट बजट और टेम्परेचर सिस्टम। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने जा रहा हूं, कृपया करके उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी का हीट बजट। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी से संबद्ध हैं जो आपको पृथ्वी के बारे में पता चलेंगी। क्या है, आइए सुनिए साथियों। सूर्य जो है वो हमारी ऊर्जा का स्रोत है, ध्यान से सुनिएगा। फिर हम इसी हीट बजट से इस जगह पहुंचेंगे और फिर इससे लौटते हुए हम नीचे की तरफ चलते चलेंगे। किस किस का क्या योगदान है, कौन कहां से कहां तक उपस्थित है, सारी परिचर्चाएं यहां करेंगे। सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, अंतरिक्ष में जो सूर्य है वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम का निर्माण हो रहा है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, जिसे आप न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना से ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। वो ऊर्जा हमारे पास में प्रकाश किरणों के रूप में, हीट के रूप में पृथ्वी तक पहुंच रही है। पृथ्वी तक आते समय उसे रास्ते में बहुत सारी चीजों से टकराना होता है। उनमें से बादलों का निर्माण होना, ये प्रमुख है। बादलों से टकराना, ग्लेशियर्स से टकराना, डस्ट पार्टिकल से टकराना, ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। तो जो पृथ्वी की तरफ 100% सोलर रेडिएशन आई थी, क्या वो 100 की 100% पृथ्वी तक पहुंची, या फिर वो पूरी लौट गई, या उसमें से कितना प्रतिशत लौटा, ये आज की चर्चा का विषय है। दूसरी बात, क्या पृथ्वी पर जो आया उसको पृथ्वी ने अपने पास संचित करके रख लिया, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्या पृथ्वी सूर्य के द्वारा दिए जा रहे हर प्रकाश को अपने पास संचित कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, 100% लाइट आई, लेकिन पृथ्वी तक मात्र 47% पहुंची। मेरे प्यारे साथियों, इस 100% की क्या व्याख्या रही, 100% सोलर लाइट जो है वो कैसे लौटी, कितनी रुकी, क्या कुछ हुआ, वो सारी बातें जिस टाइटल में की जाती हैं उसे हम पृथ्वी का हीट बजट कहते हैं। उसे हम पृथ्वी का हीट बजट कहते हैं। हीट बजट का मतलब समझ रहे हैं आप, कि पृथ्वी ने तापमान को किस प्रकार से मैनेज किया, उसे हम पृथ्वी का हीट बजट कहते हैं। ठीक बात है। तो हीट बजट क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितना भी तापमान आ रहा है, सूर्य की तरफ से जो प्रकाश आ रहा है, उसका कितना परसेंट पहुंचा, कितना लौटा, उनका परसेंटेज के हिसाब से सारी बातें मेंशन करना, यह पृथ्वी का हीट बजट कहलाता है। हाँ जी, अब सवाल बनता है कि सर पृथ्वी का ये हीट बजट है, अब पृथ्वी के हीट बजट में 47% आपने बताया कि पृथ्वी तक पहुंचा, सर बाकी कहां चला गया? ज्यादा सर जमाती की तरह बताओ। जमाती क्या होता है बेटा? समझा नहीं मैं, सॉरी। बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, पीछे से साउंड आ रहा है, एक मिनट। नहीं आ रहा होगा। सुनिए साथियों, अभी क्या है ना कि वो जो चल रहा है अभी, क्या कहते हैं इसको, अपना टाइम बसंत पंचमी का, पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो आज शादियां बहुत है राजस्थान में, आज का वो शुभ लग्न, कुछ शुभ साबा वगैरह कुछ कहते हैं, बस बहुत शादियां, मतलब हमारे आसपास जो है कम से कम, मतलब अभी कल एक शादी का सिस्टम सामने निपटा है, फिर 2 गलियां छोड़ के है, लग रहा है कोरोना से सब निकले हैं और सब मतलब एकदम बराए पड़े हुए हैं। हाँ जी, तो बात समझिएगा। तो साथियों, ये 100% जो है यहाँ पर पहुंच रहा है। अब 100% में 47% यहाँ आया, 47% से पहले पहले क्या हुआ, अब वो देखिएगा साथियों। जो आ रहा था प्रकाश, उसमें से मेरे प्यारे साथियों 7%, 17% और 6%, ये सारी चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा साथियों। 7% तो कुल 100% में से प्रकीर्णित हो गया प्रकाश। कहां पर प्रकीर्णित हो गया, आइए हम बताते हैं। प्रकीर्णित होने का अर्थ हुआ मेरे प्यारे साथियों कि सूर्य को जो आप नीला नीला आसमान देखते हैं, प्रकीर्णन के कारण, यानी कि वो जो डस्ट पार्टिकल हैं, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, वही डस्ट पार्टिकल जो आसमान में रमन इफेक्ट के चलते सूर्य के प्रकाश को वितरित करके आसमान को नीला बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वो तो प्रकाश हो गया प्रकीर्णित, कहां पर, अंतरिक्ष में, पहली चीज। दूसरी बात क्या हुई, जब बचा कुचा प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा था, तो भाई प्रकाश आते आते पहुंचा बादलों के पास। बादलों तक पहुंचा तो बादलों ने अपने सफेद रंग के होने का फायदा उठाया, और जब सफेद रंग के होने का फायदा उठाया तो अपने सफेद रंग से रिफ्लेक्ट कर दिया 17% प्रकाश। कितना परसेंट? 17% रिफ्लेक्ट कर दिया।
तीसरा चीज क्या है मेरे प्यारे साथियों, अब पृथ्वी की बारी आई। पृथ्वी की बारी आई तो पृथ्वी पर भी तो ग्लेशियर थे, पृथ्वी पर भी तो ग्लेशियर थे। तो पृथ्वी के ग्लेशियर सफेद थे। उन सफेद ग्लेशियर्स ने कहा कि भाई सफेदी की झनकार हमारे पास भी है तो हम भी वापस लौट आएंगे। तो भाई 6% इसमें से वो रहे जिन्होंने अपने सफेदी का फायदा उठाते हुए प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया। यार आप इनसे रोजाना ना अब आदत बना लिया आपने। बताइए क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? मतलब क्लास शुरू नहीं होती, अब कन्वेंशन हो गया है कि ये बताना कि आवाज दिक्कत है, समस्या है। कम से कम खुद का भी इंटरनेट चेक कर लिया करो यार। 96% सब लोग बता रहे हैं, इसका मतलब 4% लोगों का डेटा भी खत्म हो सकता है, इंटरनेट इशू भी हो सकता है, सही से हेडफोन भी ना लगाया हो। मुझे बोलने से पहले खुद भी चेक कर लिया करो ना यार। हाँ जी, अब आगे सुनिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी की सरफेस के द्वारा 6% रिफ्लेक्ट किया गया। किससे रिफ्लेक्ट हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी की सरफेस पे पानी ने भी प्रकाश का रिफ्लेक्शन किया। देखिए रिफ्लेक्शन का अर्थ समझिएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है चमका करके वापस भेज देना, अवशोषित नहीं करना। ध्यान से समझिएगा, अगर अवशोषित कर लिया होता तो पृथ्वी गर्म होती, उसके कारण यहां गर्म नहीं हो रहा है। 6% इसका लौटा दिया गया है। कुल इस प्रकार से 100% में से 30% का हिसाब तो इन 3 चीजों में हो गया। प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, बादलों ने सीधा ही लौटा दिया बिना अवशोषित किए, और धरती ने भी बिना अवशोषित किए लौटा दिया। ठीक है ना? तो कुल इस प्रकार से 30% जो प्रकाश आ रहा था वो आने से पहले, पृथ्वी के अवशोषित होने से पहले ही लौटा दिया गया है। कितने परसेंट का हिसाब हो गया? 47 और 30 हो गया, 77% का हिसाब तो हो गया। अब बचा बाकी 23% का क्या हुआ। अब देखते हैं बाकी 23 का क्या हुआ। इसमें से मेरे प्यारे साथियों बाकी 23% में अगर आप परसेंटेज के हिसाब से चलते चलें तो यहां लिख रहे हैं कि इसे अंतरिक्ष में जो उपस्थित, जो आपके सामने ब्रह्मांड में एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित थी हवा, पानी, ओजोन, बादल, डस्ट, उन्होंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। देखिए दोनों में अंतर है, रिफ्लेक्ट में अंतर है बिल्कुल। ये परसेंटेज एग्जैक्ट फिगर है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आया अपने हिसाब से कि चल आज बंटवारा कर रहे हैं कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्ट फिगर है, आपको ये याद रखने होंगे। ठीक है, तो 23% जो है इट वाज एब्सॉर्ब बाय एयर, H2O, ओजोन, क्लाउड एंड डस्ट। अब सवाल बनेगा, बोले सर एक मिनट एक बात बताइए, ओजोन का क्या लॉजिक है? हमने कहा भूल गए, ओजोन लेयर तो बनती ही सूर्य के प्रकाश से है। बोले कौन से प्रकाश से? मैंने कहा भाई आपको यूवी रेडिएशन पता है? बोले हाँ। हमने कहा ओजोन परत का निर्माण तो होता ही इस प्रक्रिया से है। बोले क्या? हमने कहा जब 2 ऑक्सीजन के पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो O3 बनाते हैं और नवजात ऑक्सीजन बनाते हैं। ये बना हुआ नवजात ऑक्सीजन फिर किसी O2 से मिल जाता है और O3 का निर्माण कर लेता है। मैंने कहा ये प्रक्रिया तो बहुत सामान्य है। बोले अच्छा, तो आसमान में हो लेता ये सारा काम? मैंने कहा और नहीं तो क्या, जो आपका ऑक्सीजन था आसमान में या वातावरण में वो यूवी रेडिएशन तक। बोले हमारे तक क्यों नहीं आई? हमको तो ये पढ़ाया जाता है कि ओजोन के कारण यूवी रेडिएशन हम तक नहीं आ रही। मैंने कहा गलत पढ़ाया जाता है। बोले क्यों? मैंने कहा यूवी रेडिएशन इतना लंबा रास्ता ट्रेवल करने के लिए सक्षम भी नहीं होती है, क्योंकि वो कम वेवलेंथ की है, बहुत दूर तक चल भी नहीं सकती है, वो ज्यादा ऊर्जा लेके आ रही है। वातावरण में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो ही ओजोन खत्म होगी। फिर आप पूछेंगे अरे नहीं सर, बहुत बार हमने ऐसा पढ़ा है, ओजोन परत का क्षरण मानवीय कारणों से हो रहा है, हमने पढ़ा है। हमने कहा अच्छा आपने पढ़ा है? बोले हाँ, और मानवीय कारणों में हमने ये पढ़ा है कि अगर ऐसा ही रहा तो बहुत सारे लोगों को समस्याएं हो जाएंगी, और इसके कारण तो सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रखा है। क्या बात कर रहे हैं आप 1987 में? और बाय द वे आप खुद इतनी सारी बातें बोलते चले जा रहे हैं, पता तो आपको भी है, गलत क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ये बात भी सही है। मैंने कहा बात समझो मालिक, बात ये है कि आपने ओजोन को आने नहीं दिया, आपने ऑक्सीजन को ऊपर खत्म कर दिया। बोले कैसे? मैंने कहा भाई बात ऐसी है कि आपने कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं करी जिसकी वजह से मुक्त क्लोरीन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? मुक्त क्लोरीन का निर्माण हुआ। बोले ये क्या होती है? मैंने कहा याद है आप लोग पहले जब 6 से 10th स्टैंडर्ड के बीच में प्रदूषण पढ़ते थे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत मजा आता था उसको याद करने में, है ना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत फीलिंग आती थी, है ना? उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से Cl को ले लिया आप लोगों ने। वो जो CFC याद करते थे वो Cl अकेला आसमान में निकल गया, और जब निकला तो ये जो नवजात ऑक्सीजन बचाए थे ना, 2 ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया से इनकी जिंदगी चल रही थी। मतलब यूवी रेडिएशन आती थी, O2 से मिलती थी, O3 बनाती थी, यहां तक तो सब सही है। बाद में होता यह था कि ये वाला जो Cl है, जो अकेला ऑक्सीजन बचा, ये अकेला ऑक्सीजन बेचारा धरती से उड़े क्लोरीन का ध्यान रख लेता था और ध्यान रख करके ClO का निर्माण कर लेता था। बोले तो फिर क्या दिक्कत है, ओजोन तो तभी बन गई। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो आप, ClO बन गई, लेकिन आप ये क्यों भूल जा रहे हो कि यही ओजोन जो है, ये जो नवजात ऑक्सीजन है, यही जाकर के अन्य ऑक्सीजन से मिलती और O3 का निर्माण करती। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब यही ऑक्सीजन O2 के साथ मिलती और O3 का निर्माण करती। आपने 2 O2 से O3 बना लिया, ये तो सही है, लेकिन इसका भी तो सोचो ना यार, 2 लग करके एक का ही निर्माण कर रहे हैं, मसला तो बराबर हुआ ही नहीं। बोले अच्छा, तो इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजन जो है इसका नुकसान हुआ। मैंने कहा जी हाँ, और सौम्या बिल्कुल सही कह रही हो, इसी को ही ओजोन डिप्लीशन नाम दिया गया। इसी को ही ओजोन डिप्लीशन नाम दिया गया। अगर धरती पर ओजोन होती तो नुकसानदायक होती, क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है ना, तो धरती पर तो ओजोन बननी नहीं चाहिए। बोले धरती पर बनती है क्या? मैंने कहा गजब बात कर रहे हो, O2 को यूवी रेडिएशन ने O3 में बदला। आप हाई टेम्परेचर धरती पर कर दो,
सनलाइट से कर दो, टेम्परेचर बढ़ा के कर दो, धरती पर ओजोन का निर्माण हो जाए। और धरती के प्रमुख प्रदूषकों में आजकल ओजोन का नाम आने लगा है। जिस ओजोन को बचाने के लिए बड़ी बड़ी प्राण प्रतिष्ठाएं आप कर रहे हैं, अगर वो आप तक चली आए कि भैया बहुत प्यार करते हैं आप हमें, हमसे, हम आप तक आना चाहते हैं, हालत खराब हो जाएगी। इस ओजोन की वजह से तो भयंकर बीमारियां हो रही हैं। ओजोन अगर ये कह देना कि सर हम 50 किलोमीटर ऊपर रहते हैं, आप लोगों का प्यार बहुत देखा, आपने सबने मिलकर के इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल कर दिए, आजकल कूलर एसी में आप लोग सीएलओ डाल नहीं रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाल नहीं रहे हैं, तो कृपया करके आप हमें ले लो नीचे, थोड़े दिन मिलने आना चाहते हैं, भाग लेंगे आप लोग। समझ रहे हैं? तो कहने का अर्थ क्या है? ये तापमान है, ये ऊर्जा है, यही इसका एब्जॉर्प्शन है। ये एब्जॉर्ब किया गया था और ओजोन का निर्माण किया गया था। सिमिलरली इसी प्रकार से H2O का निर्माण, बादलों का निर्माण, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब चीजें जो है ये तापमान को अवशोषित करके ही बनी। कितना परसेंट? 23%। आगे बात समझ में? अब बड़ा सवाल बनता है कि सर 23 का भी हिसाब हो गया, बाकी का बताओ सर क्या हुआ? ये 47% तो पृथ्वी ने रख लिया होगा ना। मैंने कहा यार पृथ्वी जो है ना बड़ी खुददार टाइप की है। बोले खुददार टाइप से मतलब क्या है सर? अरे हमने कहा यार इसको ना मतलब अलग ही हिसाब है इसका। बोले कैसे सर? मैंने कहा इसको खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इस बात का है कि यार हमको ना मतलब वो नहीं चाहिए, किसी से भी किसी प्रकार की सहायता फायदा नहीं चाहिए। बोले सहायता नहीं चाहिए का मतलब क्या है? बोले सहायता नहीं चाहिए इसका मतलब ये है कि ये साफ अपने बारे में कहती है कि भाई सब अपना अपना रखो, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। अगर हमने कुछ रख लिया तो हम अपने यहां पर रहने वालों के लायक नहीं बचेंगे, हम अपने यहां पर रहने वालों के लायक नहीं बचेंगे, ऐसा पृथ्वी कहती है। पृथ्वी कहती है ठीक है तुमसे नहीं संभल रहा था तो तुमने अपना तापमान हमारे पास भेज दिया। सूर्य से पृथ्वी संवाद कर रही है कि तुमसे बेटा संभल नहीं रहा था तो तुमने हम तक भेज दिया अपना तापमान, तुम हम पर ऐसा नहीं कर रहे हो, हम तुम्हारा एक पैसा नहीं रखेंगे, पूरा लौटाएंगे। तो पृथ्वी के लौटाने की प्रक्रिया क्या है आइए जरा देख लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी के लौटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में 3-4 चीजों के अंदर ये 47% जो चीज है वो लौटती है। लेकिन आपको मालूम हो साथियों कि ये जो 47% ही है ना, यही पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर जोन के निर्माण में, वायुमंडल के निर्माण में, क्लाइमेट रीजन के निर्माण में, वातावरण के निर्माण में, सब में काम में आते हैं। बोले कैसे सर? मैंने कहा भाई साहब यही 47% वो है जिसके चलते आप मुंबई में रहना चाहते हैं, मुंबई में ठंडी हवाएं दिन में रात में पाना चाहते हैं। ये वही 47% है जिसके अंदर घाटी क्षेत्रों में लोग रहना चाहते हैं। लौटने के अंदर मतलब ये देखिए कितनी अल्टीमेट चीज है। 47% धरती लौटाती तो है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखिए अपना काम करके लौटाती है। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा भाई 47% को दो बातें होती हैं, या तो तुरंत लौटा दे कि ये पकड़ो भाई तुम्हारा, ठीक है, मतलब तुम्हारा तुमको अर्पण क्या लागे मेरा, ये पकड़ो, पकड़ा दिया। ये पृथ्वी स्मार्ट है भाई साहब, प्रॉपर तरीके से पहले गर्म होती है, प्रॉपर तरीके से गर्म होती है और गर्म होते होते कई बार तो अवस्था परिवर्तन भी कर लेती है, अवस्था परिवर्तन कर लेती है, गर्म हो लेती है और फिर जाके लौटाना शुरू करती है कि बेटा अपना तो काम चला रहे फिर लौटाएंगे। इस प्रक्रिया में कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि इक्वेटर पर जो पानी भरा हुआ है, ये इक्वेटर का पानी भाप बनकर के, ये इक्वेटर का पानी भाप बनकर के बादलों तक जाता है। सुना है? आपको मालूम होना चाहिए जब सूर्य का पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो उस समय अगर आप भाप का तापमान देखें, देखिए क्या कहते हैं, आपने अक्सर एक लाइन सुनी होगी कि अवस्था परिवर्तन, यानी कि पानी जो है वो भाप में, पानी से पानी पीने का याद आ गया। आपसे अगर पूछा जाए कि पानी भाप में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बदलता है, मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात? पानी जो मैंने आपने यूज में लिया वो पानी भाप में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बदलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो फिर एक बेसिक सवाल बनता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप भी बनती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी होता है, फिर सर इन दोनों के बीच में फेजेस में अंतर क्यों है? एक जलीय अवस्था में है यानी द्रवित अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, दूसरा गैसियस अवस्था में है, ऐसा क्यों है? बहुत जेन्युइन सवाल है। भाप का तापमान भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का तापमान भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर इन दोनों के बीच में अवस्थाओं में अंतर क्यों है? द करेक्ट आंसर इज गुप्त ऊष्मा, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। क्या है इसका अर्थ? अवस्था परिवर्तन के लिए एक विशेष प्रकार से जो ऊर्जा ली गई है, जो कि अवस्था बदलने में ही काम आई है, जो अवस्था बदलने में ही काम आई है, उसे हम गुप्त ऊष्मा अर्थात लेटेंट हीट कहते हैं। बोलिए साहब, इतनी बात समझ में आ गई? बोले अच्छा ये संजट है। हमने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा बेटा ये देख रहे हो आप, ये बादल बनाने के काम में आ गई। 24% ली, इसने बादल में परिवर्तित किया कि चलो बेटा बादल बनाओ। अरविंद कह रहे हैं एक बार और बताओ। जहां से समझ नहीं आया अरविंद पीछे कर लो वीडियो, फिर से सुन लो उसको। आगे बात समझ में? अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा क्या है? लेटेंट ऊष्मा है। चलिए आगे सुनते हैं। फिर सर ये क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में क्या होता है? मैंने कहा ऊष्मा का संचलन है, ये सिंपल संचलन। बोले ये कैसे होता है? मैंने चालकता नहीं सुने हो आप? बोला सुने हैं, उसमें क्या मतलब है? मैंने कहा कई बार ऐसा नहीं होता कि आप सर्दियों में अलाव तापे हों और नहीं तापे हों तो कभी देखे हों क्या कि आप लोगों ने ना कई बार आग को तापने के लिए, तापना समझ रहे हैं ना कि भाई लकड़ी जल रही है, आप हाथ दूर से सेक रहे हैं यूं करके, ऐसे आपने देखा हो कि लकड़ियां जल रही हों तो आप उन लकड़ियों में ही हाथ नहीं दे देते गर्मी को एहसास करने के लिए, आप दूर से हाथ सेकते हैं, है ना? आग तो वहां लग रही है,
हाथ आपके दूर सिक रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? आपने ताप तो वहां लग रही है, हाथ आपके यहां सिक रहे हैं, ऐसा हो कैसे रहा है? ये ऊष्मा का संचलन है, ये ऊष्मा का संचलन है। ये माध्यम के माध्यम से होता है, ये माध्यम के माध्यम से होता है। बोले अर्थात हमने कहा आप सॉलिड माध्यम ले लें, लिक्विड माध्यम ले लें, गैसियस माध्यम ले लें, वहां पर ऊष्मा सवार होती है, दूसरी जगह चली जाती है। ओहो, बोले सॉलिड तो सुना था आज तक, हमको उदाहरण दिया करते थे हमारे गुरुजी छोटी क्लास में थे हम, कि बेटा कभी आप लोगों ने वो रोटियां सेकी हो चिमटे से, चिमटा समझ रहे हैं ना, वो जो रोटी पकड़ने का जो जुगाड़ नहीं होता है लोहे का, जिसे रोटियां पलटते हैं, उसको पकड़ते हैं तो बेटा वो जो चिमटा है वो आगे से गर्म होता है, मतलब लाइट के तो संपर्क में वो वहां जा रहा है, लेकिन हामिद का चिमटा तो वो बोले गर्म तो वहां से हो रहा है, लेकिन उंगलियां आपकी यहां भी गर्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये धातु से निर्मित है और ऊष्मा का संचलन वहां से होते होते आपके हाथ तक पहुंच गया है। क्लियर है? बोले अच्छा ये वो संचलन है। तो फिर सर एक बात बताइए, यदि ये ऊष्मा का संचलन तो फिर हवा से कैसे होता होगा? सर गजब बात कर रहे हैं आप। मतलब सॉलिड तो हमको समझ में आता है, ट्रांसफर ऑफ हीट था, कंडक्टेंस समझ में आ गया सर, लेकिन सर ये थोड़ा जम नहीं रहा सर। हमने कहा क्या नहीं जम रहा? बोले हवा से कैसे आ गया? मैंने कहा यार गजब कर रहे हो, आओ कभी राजस्थान, आओ कभी राजस्थान, लू दिखाते हैं आपको, कितनी बढ़िया लू चलती है हमारे यहाँ पे भाई साहब। एक जगह से दूसरी जगह तक गर्मी के मारे आदमी हलवा हो जाए भाई साहब। लू लपेट लेती है कईयों को, तो लू लपेट लेती है कईयों को, तो आदमी कान ढक के चलता है, बचा के चलता है अपनी इज्जत। बहुत बुरा हाल है भाई साहब। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो हीट का ही तो है, हीट का ही तो संचलन है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया, हीट तो चलती है सर। और सर पानी से क्या है? और मैंने कहा लो भाई, आज सुबह ही आपको मैं ओशन करंट पढ़ा रहा था, पानी से तापमान का आना जाना तो सीखा ही है आपने, है? बोले अच्छा, तो इसका मतलब संचलन होता है। मैंने कहा और नहीं तो क्या, पृथ्वी बढ़िया से संचलन करती है, लोड मत लो। बोले कैसे पहचाने कि पृथ्वी संचलन कर रही है? मैंने कहा बहुत सही। मैंने कहा बेटा कभी दोपहर बाद गर्मी में निकलना बाहर है, दोपहर तक तो मतलब नहीं निकलते तो भी कोई मतलब नहीं है, दोपहर बाद अगर निकलो 2 बजे के आसपास, भाई साहब सूरज ऊपर से गर्मी मार रहा होता है, धरती नीचे से गर्मी मार रही होती है, आदमी की दोनों तरफ से सिकाई होती है। गर्मी जो गर्मियों में फील होती है ना, वो दोपहर 2 बजे बाद फील होती है, दोनों तरफ से, ऊपर से भी गर्मी नीचे से भी गर्मी। आई बात समझ में? बोले अच्छा ये कहानी, और हमने कहा क्या है, यही तो सबसे बड़ी कहानी है। फिर आप पूछेंगे कि सर फिर एक बात बताइए, कंडक्टेंस 7% ले गई, 24% लेटेंट ऊष्मा ले गई। एक विद्यार्थी ने बीच में सवाल पूछा था कि ये आती कहां से है? सौरभ चक्रवर्ती कह रहे हैं कि आपने जो फोन नंबर दिया था वो आपका ही है क्या? हाँ भाई मेरा ही है, वो मेरा ही फोन नंबर है जो मैंने ग्रुप में दिया था, लेकिन वो मैंने अपने लिए कॉल सेंटर बिठा रखा है, उसका है ना, मतलब मैं उस फोन पर बात नहीं करता हूं क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा कल, लेकिन आपकी जिज्ञासाओं के लिए है वो। हाँ जी, तो फिर बात ये है कंडक्टेंस लेटेंट हीट। फिर सवाल बना, बोले सर एक बात बताइए, कंडक्टेंस समझ में आ गया, लेटेंट हीट समझ में आ गया, एक बच्चे ने पूछा कि सर फिर लेटेंट हीट के लिए टेम्परेचर आया कहां से? टेम्परेचर आया कहां से? तो मैंने कहा भाई वो टेम्परेचर ही तो था जो सूर्य भेज रहा था। बोले अच्छा यहां से जुगाड़ हो गया। मैंने कहा फिर सर एक बात बताओ ये क्या है? लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये भी लिखा हुआ है एब्जॉर्ब बाय H2O CO2, ये क्या है सर? इधर भी लिखा हुआ है CO2 H2, ये यहां भी लिखा हुआ है, ये थोड़ा समझ में कम आ रहा है सर। मैंने कहा सब समझ में आएगा, लोड क्यों ले रहे हो, अभी बता दें। हाँ जी, इधर सुने मेरे प्यारे साथियों, ये जो बादल है ना, ये बहुत समझदार है और चालाक प्रकार का प्राणी है भाई साहब ये। बोले कैसे? भाई साहब ये दोहरी मार खेलता है। बोले कैसे सर? मैंने कहा भाई साहब ऊपर से तापमान आ रहा था, उसको ऊपर की तरफ लौटा दिया, और भाई साहब ये जो है नीचे से तापमान आता है ना, उसको भी भाई साहब कई बार नीचे लौटा देता है कि नहीं चाहिए, हम सफेद हैं। बोले अच्छा ये भी ऐसे करता है? मैंने कहा और नहीं तो क्या। हाँ कई बार कह देता है कि लाओ थोड़ा बहुत रख लेंगे तापमान तुम्हारा भी हम होल्ड कर लेंगे, और पता है आपको कई बार तापमान होल्ड करके 6% तक बिजली दिखा जाता है ये, मतलब लाइट जो है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कई बार लौटा देता है ये। अच्छा तो सर एक बात बताओ, ये जब लौटाता होगा तो फिर हमारी फीलिंग कैसी होती होगी? मैंने कहा आप यहां खड़े हो, आपको नीचे से भी तपन मिल रही है और ऊपर से भी लौट के आ रही है। बोले मतलब? अरे मैंने कहा अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठा करो कभी। बोले अर्थात? मैंने कहा सुनना कभी ध्यान से, जब सर्दी में भी गर्मी पड़ रही हो तब वो बिना देखे रात में कह देते हैं कि आज बादल है। कई बार बिना बादलों को देखे भी हमारे घर वाले और घर के बुजुर्ग कह देते हैं कि आज कहीं बादल हो रहे हैं। और गर्मियों में और बारिश में जो आपको ह्यूमिडिटी फील होती है उसके पीछे भी यही कारण है, ये पानी, ये तापमान ऊपर और नीचे दोनों से नीचे तपा रहा होता है। समझ गए आप? उमस की जो फीलिंग आती है ना आपको। बोले अच्छा तो तापमान बढ़, मतलब कई बार हम लोगों को जो ज्यादा गर्मी तुलनात्मक रूप से फील होती है बादल बनने से, उसके पीछे ये कारण है कि इसने बगावत काट दी। हमने कहा बिल्कुल। वो मैंने कहा भाई ये सबसे बड़ा कारण है। बोले किस चीज का? मैंने कहा सुनो, ये पड़ोस में लिखे देख रहे हो H2O CO2 बादल ओजोन, प्रभु ये जब लौटाने लग जाते हैं तापमान, आदमी का निपटना तय है। बोले क्यों सर? अरे मैंने कहा महानुभावों, इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा आपके यहां पर जो वायुमंडल में आपने छोड़ी है हवाएं, जी हाँ यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और इसी के कारण जो तापमान बढ़ रहा है
अगर वो पूरी दुनिया में लगातार बढ़ने लग जाए तो इसे मेरे प्यारे साथियों आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसे ही आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ गए? हाँ जी, एक विद्यार्थी है जिनका नाम है अमित शाह। नाम अमित शाह है और बात क्या ही बोलूं कि कैसी कर रहे हैं वो। कह रहे सर आप एक भी बात का जवाब नहीं देते। बेटा 10 सर नहीं है मेरे, माफी चाहता हूं, आपने गलत सिलेक्शन कर लिया मेरा, गलत क्लास में आ गए। अमित शाह जी नहीं बन पाएगी अपनी बातें, सॉरी, आपके साथ मेरी सरकार नहीं चला पाऊंगा मैं। समझे आप? हाँ भाई, क्लियर है मैंने क्या कहा आपसे? तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके प्रति जिम्मेदार कौन है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको सिर्फ ग्रीन हाउस क्यों कहा गया? अरे हमने कहा यार ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। बोले क्या? हमने कहा आपने कभी खेतों में वो हरा कपड़ा लपेटे हुए कई बार खेतों को नहीं देखा है? खेतों में बड़ी ही चोट बड़ी होती है, हट सी बनी होती है हरे हरे कपड़े के अंदर। बीजू का नहीं, अरे बीजू का तो एक डंडे के ऊपर आदमी बना कर देते हैं। हरी हरी झोपड़ियां बनाते हैं बहुत लंबी लंबी, जिनमें खेती होती है अंदर। नहीं देखी हो तो देखना। नर्सरी तो बनती है उसमें, लेकिन आजकल के अंदर जैसे फूलों की खेती करनी है या फिर कोई बढ़िया फल जो कि सर्दी में खराब हो सकता है, पाले से खराब हो सकता है, या फिर जिसको कोई मतलब टेम्परेचर की निश्चित आवश्यकता होती है, उन सबको बनाने के लिए मेरे प्यारे साथियों एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। वो बनाने के लिए एक कपड़े का, हरे कपड़े का घर बनाया जाता है, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। अच्छा नहीं देखा क्या आपने? थोड़ी सी मदद कर सकते हैं आपकी, रुकिए, क्योंकि हमारे भी काम की चीज है, आपको ये बातें समझ में आ जाए। रुकिए, दिखाते हैं। आपके यहाँ पर इतनी उन्नत प्रकार की कृषि होती हो या ना होता हो ये आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा होता जरूर है। देखिए सर, हमारे राजस्थान में तो होती है भाई, राजस्थान वाले एडवांस बढ़ जाते हैं। इधर देखो, देखो कुछ ऐसा, ठीक है? नहीं देखे हो तो अब नजर पड़ जाएगी। होती तो है लेकिन आप कभी देखे नहीं होंगे। कई बार तेज सर्दी में और तेज गर्मी में इस तरह की झोपड़ियां बना करके फसलें, पॉली हाउस बना करके फसलें की जाती हैं, वो ग्रीन हाउस होता है। ये इसका लॉजिक ये होता है, सूरज का प्रकाश आ तो जाएगा लेकिन लौटेगा नहीं, और नहीं लौटेगा उस वजह से यहाँ का तापमान एक जैसा नियत रह लेता है, और उस नियत तापमान पर फसलों का उपयोग या फसलों की वृद्धि अच्छे से हो जाती है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों यही चीज हमने आपको बताई, तो ये वाला प्रभाव यहाँ पर था। फिर बोले सर ये क्या है? हमने कहा चलिए इसको भी बता देते हैं। मैंने कहा देखो बेटा, सिंपल सा नियम है, अगर आप समझ जाए तो बेहतर है। एक बात बताओ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है लैम्डा, बोलो यस और नो। बोले ये क्या है? हमने कहा अच्छा, मैंने कहा E इज इक्वल्स टू H न्यू, सुने हो कभी? बोले नहीं सुने। हमने कहा कोई बात नहीं, अब ये चीज सुने हो कभी? बोले क्या? HC अपॉन लैम्डा। बोले नहीं सुने। मैंने कहा हमने बोल दिया ना, अब तो सुन लो। मतलब मैंने कहा भाई मैंने यहाँ पे लिखा कि लैम्डा जो है ना, इससे आपको लेना देना, बाकी सब छोड़ दो। बोले अच्छा। बोले इसमें क्या है? मैंने कहा E का मतलब है एनर्जी और लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। फिर से सुनिए, E का मतलब होता है एनर्जी और लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। बोले अच्छा वेवलेंथ है? बोले हाँ। मैंने कहा इसका सिंपल सा अर्थ निकालो तो क्या है? बोले सर इसका अर्थ है कि वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है। मैंने कहा बहुत सही, बहुत सही, शाबाश। फिर से सुनिए, इसका सिंपल सा अर्थ क्या निकालूं? अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है। मैंने कहा बहुत सही। और बोले सर एनर्जी ज्यादा है तो? मैंने कहा वेवलेंथ कम। बहुत सही। मैं खुद से बताओ यार, सूरज ने अपने पास एनर्जी भेजी ज्यादा, हम जब एनर्जी लौटाएंगे तो कम लौटाएंगे कि ज्यादा लौटाएंगे? हम जब एनर्जी लौटाएंगे तो कम लौटाएंगे कि ज्यादा लौटाएंगे? कम लौटाएंगे, क्योंकि अपन तो अपने हिसाब से लौटा रहे हैं। कम लौटाएंगे तो हम कम एनर्जी लौटाएंगे, तो लैम्डा बढ़ा के लौटाएंगे कि छोटा के लौटाएंगे? बढ़ा के लौटाएंगे। बड़ा लैम्डा लो बेटा तुम, और बड़ा लैम्डा ऐसे लो कि पूरा ही पूरा ऊपर ले जाओ, हमारे को जरूरत नहीं है, ले जाओ इसको उठा के। जिनको खुद से समझ में आ गया थम्स अप कर दो यार, कितना बढ़िया कंसेप्ट तुमको मैंने चुटकी भर चीजों में समझा दिया। इस अकेली फोटो पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग कम से कम 15 से ज्यादा तो मैंने कंसेप्ट सिखाए इस अकेली फोटो पे। समझे? क्लियर? डन हो गया? चलो तो मस्त रहो, बिंदास रहो। ये थे मेरे प्यारे साथियों आपके सामने आज का हीट बजट। कल थोड़ी सी जानकारी जो बची हुई है वो फैक्चुअल जानकारी है, हालांकि उसको शुरुआती 10-15 मिनट पढ़ाएंगे, यही सिखाने में थोड़ा समय लगाएंगे। ये सब बातें आप पढ़ के आइएगा, कितना किलोमीटर थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, ये सब फैक्टोलॉजी है, ये आप पढ़ के आइएगा। हम केवल इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे बस, ठीक है ना? उसके बाद फिर नए चैप्टर पर यात्रा करेंगे, ठीक है? चलो, जो चीजें समझने की है हमारे साथ समझने की चीजें पढ़िए, फायदा रहेगा आपका भी, समय भी बचेगा और चीजें भी अच्छी होंगी। हाँ जी, गोंडवाना और अंगारा के लिए सुरेंद्र बेटा